तत्काल प्रयोजन निरूपण करने के लिए। प्रयोजन सद्य परनिवृत्ते, तत्काल जो परनिवृत्ति वाला परमानंद की प्राप्ति करने के लिए। और कांता सम्मिततयो उपदेश विजय, प्रियतमा की तरह उपदेश प्रदान करने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ सकल प्रयोजन मौलीभूतं समनंतरम रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यंतरमानंदम प्रभु संहित शब्द प्रदान दि शास्त्रेभ्य सुसंहितार्थ तात्पर्यवत् पुराणात्यासेभ्यश्च शब्दार्थ गुणभाविने रसंग गुणवत व्यापार प्रवणतया विलक्षण यत् काव्यम तल्लोकत्र वर्णनानि पुनः कवि कर्म तत्। तो ये कह रहे हैं कि समस्त प्रयोजन के मौलीभूत सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन जो है वो कौन है ना, रसास्वादन प्राप्ति, रसानुभूति, आनंदाप्राप्ति। तो वो जो प्रयोजन है वो रसानुभूति रसास्वादन काव्य से ही होता है। और ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। और आगे फिर कहते हैं कांता सम्मिलिततयोपदेश विजय, जैसे कि प्रेयसी का सरस उपदेश प्राप्त होता है उसी प्रकार काव्य भी उपदेश देता है। कविता कामिनी जो है उपदेश जिस प्रकार देगी वो वेदादि शास्त्र और महाभारत रामायण आदि सब सुहृद मित्र आदि काव्य वो उपदेश नहीं दे सकते। अर्थात जैसे वेदादि शास्त्र जैसे पिता माता गुरुजन जैसे उपदेश देंगे, वो आदेश देंगे तो कटु वचन होगा, उसको ग्रहण करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन और मित्रों का भी उपदेश एक परामर्शदायी होगा, उसको भी ग्रहण नहीं होगा। लेकिन कोई प्रेमिका कोई प्रेयसी जब किसी के कान पर कोई किसी प्रकार उपदेश देता है, कार्य कर लेता है, उसी प्रकार ये कविता कामिनी है, प्रेयसी की तरह है। इसका उपदेश तुरंत लागू हो जाता है। इसीलिए काव्य को पढ़ना चाहिए। इसलिए आगे कहते रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशम, राम की तरह चलना चाहिए, रावण की तरह नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार उपदेश को यथा योगम, जिस प्रकार योग कवि सहृदय से करोति, कवि और सहृदय को प्रदान करता है काव्य। इसलिए सर्वथा तत्र यतनियम, हमेशा उस काव्य में यत्न प्रयत्न करना चाहिए। तो कह रहे यहाँ जो काव्य के प्रयोजन में 6 प्रयोजन बताया, ये 6 के 6 प्रयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 के 6 प्रयोजन तो सहृदय सामाजिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ कवि के लिए भी आवश्यक है। ये काव्य ये कवि को यश भी मिलता है और अर्थ भी मिलता है और व्यवहार ज्ञान भी मिलता है और अमंगल नाश भी होता है, सद्य परनिवृत्ति भी होती, कांता सम्मित के उपदेश भी प्राप्त होता है और सहृदय सामाजिकों को भी ये सारे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार काव्य के प्रणयन में भी लाभ है, काव्य को मनन चिंतन करने में भी लाभ है। इस प्रकार जो लक्षण ग्रंथ है ये हैं काव्य प्रकाश है, ये लक्ष्य ग्रंथ के प्रतिपादक होने के कारण व लक्ष्य ग्रंथ का एक अंग तदंग भूततया उसके अंगभूत होने के कारण ये भी वही प्रयोजन है। इसीलिए हमें काव्य प्रकाश को प्रणयन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बस आज हम प्रयोजन निरूपण करने के पश्चात, प्रयोजन की विवेचन करने के पश्चात कल हम फिर क्या करेंगे, आगे के तत्व पढ़ेंगे कि जो काव्य के कारण या काव्य के हेतु, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के तत्व क्या है, किन तत्व को लेकर काव्य का निर्माण होता है, इसका विवेचन कल किया जाएगा। हम यही आज हमारे इस विमर्श को यहीं विराम देते हैं।